नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। स्टूडेंट्स, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। एक है धार्मिक, दूसरा है वैज्ञानिक। पहले हम बात करते हैं धार्मिक विचारधारा की, जो वर्तमान में किसी भी वैज्ञानिक तर्क या कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। पूर्णतया काल्पनिक होने के कारण इसे आज के वैज्ञानिक युग में कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। वैज्ञानिक संकल्पनाएं। सर्वप्रथम पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते दी बफन ने 1749 में किया था। इनके बाद कई वैज्ञानिकों ने अपनी विचारधाराओं का प्रतिपादन किया, जिससे वर्तमान समय में कई विचारधाराओं का प्रतिपादन हो चुका है, लेकिन आज भी किसी भी विचारधारा को पूर्ण मान्यता प्राप्त नहीं है। सौरमंडल की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अद्वैतवादी संकल्पना मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और द्वैतवादी संकल्पना डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहले बात करते हैं अद्वैतवादी संकल्पना की। इस संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई मानी जाती है। अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत निम्न सिद्धांतों को रखा गया है: कांट की वायव्य राशि संकल्पना, लाप्लास की निहारिका संकल्पना और उल्का पिंड संकल्पना। कोटा विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कांट की वायव्य राशि संकल्पना है। आइए हम बात करते हैं कांट के गैसियस हाइपोथेसिस के बारे में। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में गैसियस हाइपोथेसिस कहते हैं। कांट एक जर्मन दार्शनिक थे, जिन्होंने 1755 ईस्वी में अपनी परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इनकी परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित थी। सरल भाषा का प्रयोग किए जाने के कारण प्रारंभ में कांट की परिकल्पना को खूब सराहा गया, लेकिन बाद में इसे तर्कहीन मान लिया गया, क्योंकि इसमें गलत गणितीय नियमों का प्रयोग किया गया था। कांट द्वारा प्रतिपादित परिकल्पना उन्हीं के अनेक कल्पित तथ्यों पर आधारित थी, जैसे कि सर्वप्रथम कांट ये मान लेते हैं कि अतीत काल में ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। फिर कांट कहते हैं कि ये पदार्थ अत्यंत कठोर, शीतल तथा गतिहीन थे। पुनः कांट ये मान लेते हैं कि आपसी आकर्षण के कारण ये कण, जिसे कांट ने आद्य पदार्थ कहा, एक दूसरे से टकराने लगे। इनके आपसी टकराव से ताप और भ्रमण गति उत्पन्न हो जाती है। ताप निरंतर बढ़ता जाता है, जिससे आद्य पदार्थ एक वायव्य राशि में बदल जाता है। प्रारंभ में शांत, शीतल और गतिहीन पदार्थ एक तप्त और गतिशील निहारिका यानी नेबुला में परिवर्तित हो जाते हैं। ताप में वृद्धि के कारण ये निहारिका घूमने लगती है। निहारिका के आकार में भी वृद्धि होने लगती है, जिससे ताप में वृद्धि से निहारिका की परिभ्रमण गति भी बढ़ने लगती है। इस प्रकार निहारिका की गति इतनी बढ़ जाती है कि उसमें केंद्र प्रसारित बल, जिसे इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल बल कहते हैं, का प्रभाव उसके मध्य भाग में उत्पन्न होने लगता है। सेंट्रीफ्यूगल बल में या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। इस क्रिया की तीव्रता के कारण
यानी केंद्र प्रसारित बल की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल जाता है। इस क्रिया की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, जिससे पदार्थ से 9 छल्ले बाहर निकल कर आते हैं। धीरे धीरे एक छल्ले के जो पदार्थ होते हैं वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक गांठ के रूप में ठंडे होकर जमकर ठोस हो जाते हैं। इस तरह 9 छल्लों से 9 ठोस पदार्थों का निर्माण होता है, जो कि आगे चलकर 9 ग्रहों के रूप में बदल जाते हैं। मौलिक निहारिका का जो अवशिष्ट भाग रह जाता है, जो पीछे का भाग बचा हुआ रह जाता है, वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उपयुक्त जो भी प्रक्रिया हुई, इसकी पुनरावृत्ति के कारण, इसकी रिपीटेशन के कारण ग्रहों से उनके उपग्रहों का निर्माण होता है। ये कांट ने अपनी वायव्य राशि परिकल्पना में कहा है। अब हम कांट की परिकल्पना का मूल्यांकन करते हैं। कांट पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी परिकल्पना में गलत गणितीय नियमों का प्रयोग किया है। जैसे वे अपनी परिकल्पना में कहते हैं कि आदि पदार्थ के कणों में गति आपसी टकराव के कारण हुई, जो कि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा, कांट की यह धारणा थी कि निहारिका में वृद्धि के साथ साथ गति भी बढ़ती गई, अर्थात निहारिका के आकार में जैसे जैसे वृद्धि हुई उसकी गति भी बढ़ती गई। यह कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार यदि आकार बढ़ता है तो गति घटती है और यदि गति बढ़ती है तो आकार घटता है। इस प्रकार कांट की परिकल्पना के मूल आधार ही गलत सिद्ध होते हैं। इसलिए कांट की परिकल्पना को वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई मत प्राप्त नहीं है।